नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर पेशावर में जो हमला हुआ था वो यहाँ पर इसको लेकर बात हो रही है कि भाई आखिरकार पाकिस्तान के अंदर कई सारे हिस्ट्री सीटर हैं, कई सारे आतंकवादी हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि बम फोड़ने में या फिर आतंकवादी गतिविधियां करने में, बम बनाने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में यहाँ पर उस लेवल के चार्ज के साथ उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जैसे ही पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि उसमें से 70 से 80% लोग जो है वो बेल पर रिहा हो चुके हैं। हालांकि उन पर केस चलता रहेगा, लेकिन जब वो बेल पर बाहर है तो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में जब भी डेट होगी उनको आना पड़ेगा कोर्ट में। अदरवाइज वो बाहर घूम सकते हैं। अगर मान लीजिए कि उसमें से भी 10% भी लोग ऐसे हैं कि जो रीप्लान कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अटैक करने के लिए, तो फिर क्या सिचुएशन होगी पाकिस्तान के अंदर। कई बार पाकिस्तानी मीडिया में इस चीज को दिखाया नहीं जाता कि भाई आखिरकार सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में, लेकिन ये बात बहुत ही कंसर्न वाली है, बहुत ही कंसर्न वाली है कि भाई ये हो क्या रहा है। और रिपोर्ट मैंने कई बार ये भी देखा है कि टीपीपी ने पाकिस्तान का अच्छा खासा जो एरिया है उसको कब्जा भी कर लिया है। तो यही सब चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और एक तरफ बात करते हैं कि भाई इनको कश्मीर चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम 24 साल बाद पाकिस्तान आई है और एक ये जो बम धमाका हो गया इसमें दर्जनों लोग अपनी जान से चले गए। टेररिज्म में लोग पकड़े गए और वो छूट भी गए। आप अगर सजा न दें और वो लोग कराची में, आप देखिए कि खुद पुलिस बताती है कि 60-70% लोग जो हैं वो जमानतों पे जा चुके हैं, टारगेट किलर हैं वो। तो ये भी एक दुख है यहाँ पे कि आपका जो सिस्टम है वो फंक्शनल नहीं है, सजा का निजाम आपका मौजूद नहीं है। तो फिर कैसे वही लोग हैं वो दोबारा टेररिज्म की तरफ भी आ जाएंगे। वो एक दफा करेंगे, पकड़ेंगे, कुछ दिन जेल में गुजारे, जमानत हुई, आके फिर वो काम शुरू करेंगे। अमजद शेख साहब, जब आप ये सिक्योरिटी के इदारों की बात कर रहे हैं तो शेख रशीद साहब ने यह भी कहा कि धमाका इंटेलिजेंस की नाकामी कहा जा सकता है। क्या वहां पर भी कुछ रिलैक्स हैं, चीजें उस तरह से इंटैक्ट नहीं है कि वाकयात नहीं हो रहे थे तो रिलैक्स हो गए? जब भी कोई वाकया होगा वो इंटेलिजेंस की नाकामी होगी ना, कि इंटेलिजेंस उसका पता नहीं लगा सकी। लेकिन होता यही है कि इंटेलिजेंस जो है वो अगर आपको 10 वाकयात से बचा दे है तो कहीं एक आध उनका लैप्स भी हो जाता है। पाकिस्तान एक अरसे से इन मसाइल का सामना कर रहा है। हमारी ये वाली बातें पुरानी हो गई कि हम जो है वो बैरूनी अनासिर हैं और साहब दहशतगर्द हैं और फलां हैं। हमारा पहला सवाल तो पाकिस्तानी हुकूमत से और रियासत से यह है कि इतने बड़े बड़े सानेहात इस मुल्क में हुए, शिया मारे गए, देवबंदी मारे गए, सुन्नी मारे गए, ईसाइयों के मराकज़ को पर हमला हुआ, हिंदुओं के साथ। तो इस मुल्क में जब ये वाकयात गुजरते हैं तो जो तहकीकाती रिपोर्ट्स होती हैं वो सामने क्यों नहीं आती? वो क्यों नहीं बताया जाता कि सहूलतकार कौन है, ये लोग कौन थे? और कोई बताया, चले आप हमें इस काबिल नहीं समझते पाकिस्तानी शहरियों को कि आप बताएं, मैं हुकूमत और रियासत से बात कर रहा हूँ, हमें बताएं, हमें इस काबिल नहीं समझते तो कम से कम खुद ही उनको सजाएं तो कम से कम दें। सही। हमारे मुल्क में जब तक सजा का निज़ाम मजबूत नहीं होगा और अदालती निज़ाम हमारे यहाँ मजबूत नहीं होगा और फिर उस पर अमलदारी नहीं होगी, ये भाई होता रहेगा। आप और मैं भी कल अपने लिए तैयारी करें, किसी भी साने हादसे में मेरा भी नंबर आने वाला है, आपका भी नंबर आने वाला है। तो ये तो अजीब सा माहौल है इस मुल्क के अंदर। मैं पेशावर के आईजी साहब से भी और जनरल फैज साहब भी वहीं पर हैं, उनसे मैं सवाल कर रहा हूँ। मैं अपना कह लीजिए कि अभी एक इल्तिजा और इल्तिमास कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते अब इस सानहे को आप बिल्कुल और सानहात की तरह दाखिल दफ्तर ना कर दीजिएगा। हमें रिपोर्ट्स चाहिए, हमें इसका नतीजा चाहिए, हमें बताया जाए कि ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे। ये वाली बातें के साथ ये हकीकत है, मगर ये वाली बातों से इन शहीदों के वारिसों के मरहम नहीं रखे जा सकेंगे और इनको तसल्ली नहीं मिलेगी कि पाकिस्तान चेंज ऑफ लॉ की तरफ जा रहा है। बिल्कुल आपका जो मुतालबा वो बड़ा ही वजह और जायज़ है कि ज़ाहिर है हुकूमत और रियासत से फिर सवाल तो इस तरह के वाकयात के बाद बनता है। मैं आपकी तरफ जरा वापस भी आता हूँ। तो ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ज़ाहिर है हुकूमत और रियासत से ही सवाल करेंगे, जिनके प्यारे चले गए वो किसके पास जाएं। फिर ज़ाहिर है वो आखिरी उम्मीद यही होती है कि कम से कम जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, उन्हें सख्त सजाएं दी जाएं। तो जाने वाला वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन एक राहत वक्ती मिल जाती है कि चलें इंसाफ तो हो गया। इसमें बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि फौज अपना काम पूरा करती है, इस पर एजेंसीज भी लगी हुई हैं, लेकिन पूरी सोसाइटी का काम है ये, और पाकिस्तानी कौम की भी जिम्मेदारी है, और फिर हमारे जो मदारिस के उलमाए कराम हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को तालीम में क्या बताना है, इस्लाम का क्या जो एक बहुत अच्छा इमेज है वो कैसे उनको पढ़ाना है।
उसमें ये जरूर बताना है कि जी एक अगर इंसानियत का कत्ल होता है किसी भी इंसान का, तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, ये बताने की बात है। और रहा बात उसके सजा की, तो वो हमारे कोर्ट्स में बहुत प्रॉब्लम है। इतने बड़े दहशतगर्द, इवन साने एपीएस के दहशतगर्दों को भी पेशावर कोर्ट ने छोड़ दिया। ये हमें अपनी जाहिर है कि इनको भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि इनको अच्छे तरीके से प्रोसिक्यूशन अच्छी हो और फिर स्पीडी फैसले किए जाएं। इसलिए पहले शुरू में 2 साल मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए थे और बहुत ज्यादा लोगों को सजाएं हुई थी और उनको एग्जीक्यूशन भी की गई थी। एक तो ये, सेकंड ये बात है कि साथ ही साथ कोई हमें डाउट नहीं है कि इसमें इंडिया और उसके साथ जो दूसरे ममालिक हैं वो पाकिस्तान में किसी हालत नहीं चाहते कि अमन हो। आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल के बाद आई है, ये वहां पर धमाका उसी वक्त किया गया है। इससे पहले अगर आपको याद हो कि अभी 23 मार्च की परेड होने वाली है, फिर ओआईसी के तबाब सरबराह मुमलिकत यहाँ पर आ रही है, एक बहुत बड़ी समिट हो रही है, उसको आप देख लें। सारी चीजों को देखें तो पाकिस्तान का एक जो सॉफ्ट इमेज है उसको खराब किया जाता है और ये शो किया जाता है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी इंतहा से ज्यादा है, ये एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है और कोई भी जगह सेफ नहीं, नॉट हमारे न्यूक्लियर वेपन। ये एनिमी का नैरेटिव है, इसको लेके वो चलते हैं और हमारे कुछ नासमझ सियासतदान भी इसकी उन्हीं नैरेटिव को लेके चलते हैं। चाहे वो लाहौर का इंसिडेंट, हाफिज उनका जो एक हुआ था लाहौर में हादसा, उसमें आप देख लें, या यहाँ पर कराची में। लेकिन भाई साहब जाहिर है कि वो जो भी नैरेटिव अपना उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन उस नैरेटिव पर रोक तो एक हुकूमत नहीं लगानी है ना, जाहिर है उसके खिलाफ उसको नाकाम तो हुकूमत नहीं करना है। अब अल्लामा साहब जाहिर है हारिस साहब का पॉइंट बड़ा वैलिड है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इसमें बैठना पड़ेगा, उसमें फिर उलमाए कराम भी शामिल हों, उसमें फिर हमारी फोर्सेस के लोग भी शामिल हों, उसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हों, उसमें सिविल सोसाइटी भी शामिल हो, तभी फिर इस तरह के वाकयात की रोकथाम की जा सकती है। अल्लामा साहब, तो आप एग्री करते हैं हारिस साहब से? बात सही है। इस केस को अब बस आखिरी केस बनाइए, क्योंकि इस मुल्क में मैं समझता हूँ कि हमारा खून जरा निस्बतन ज्यादा आसान लगता है लोगों को और बहुत जल्दी शिया बिरादरी को जल्दी निशाना बनाया जाता है। अभी कोयटा का सान्या पुराना नहीं हुआ जो कोयटा में हुआ वाकया, और अब ये दोबारा सान्या हो गया। मुसलसल इस मुल्क में अगर दहशतगर्दी रुकी है तो बस जो नहीं रुकी वो हमारे लिए नहीं रुकी। तो ये अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो इसको साबित कीजिए कि मैं गलत कह रहा हूँ, यानी हुकूमत साबित करे कि ये शहनशाह हुसैन नकवी गलत कह रहे हैं। तो वो जब साबित होगा कि जब आप रोकेंगे और रुकेगा जब आप जो है वो इनको सजाएं देंगे, बरमला करेंगे, लोगों को सामने लाएंगे। तो बैठे, हम तो हमेशा बैठते हैं, बैठेंगे, जब आप बुलाएंगे हम बैठने के लिए तैयार हैं। हमसे मुराद हमारी क़यादत है, हमारी शख्सियात हैं, हमारे मजहबी इदारे हैं। मैं तो एक खतीब हूँ, अवाम मुझसे पूछती है, मैं बड़े बड़े जलसों से खिताब करता हूँ, बड़ी बड़ी मजलिसों से, तो हमसे लोग पूछते हैं हम क्या जवाब दें लोगों को। उधर जब हम बैठते हैं तो सिर्फ बैठना नहीं हो, बल्कि कोई सॉलिड, कोई मजबूत किस्म का कोई कदम उठाना चाहिए हुकूमत को, तब जाके मसाइल हल होंगे। बिल्कुल। तो हारिस साहब क्या समझते हैं, अब बैठ जाना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को? अब वक्त ज़ाय करना अब ज़ाहिर है मुनासिब नहीं होगा, वक्त पहले इतना गुजर चुका, पहले इतनी जाने जा चुकी हैं। अगर अब भी स्टेक होल्डर्स सोचते रहे कि एक दूसरे के साथ बैठना है, किसको जिम्मेदारी लेनी है, कौन इसको रोके, तो फिर कहीं मजीद जाने ना चली जाए हमारी। देखें अरबाब, बात यह इसमें वी मस्ट अंडरस्टैंड कि एक तो यह कि नेशनल एक्शन प्लान पे क्यों अमल नहीं होता, जिसमें था जुडिशल रिफॉर्म्स, जिसमें पुलिस रिफॉर्म्स, जिसमें मदरसा रिफॉर्म, सो मेनी रिफॉर्म्स आर देयर, और वो तमाम स्टेक होल्डर से बामी मशावरत है। अगर उलमाए कराम मदरसों में उनकी ज़ाहिर है कि वो दे हैव मोर नॉलेज, तो उनकी मर्जी के मुताबिक अच्छे तरीके से ऐसे रिफॉर्म्स किए जाएं कि उनको दीनी सब रुकावट क्या है नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होने में? कहाँ रुकावट आती है? कौन सा स्टेक होल्डर रुकावट? यही पॉलिटिकल इशू है। नेक्टा मुझे बताइए ना क्यों फाल नहीं किया गया, जहां पर तमाम इंफॉर्मेशन आती है, कलेक्ट होती है, फिर एग्जीक्यूशन की जाती है, वहां भी नहीं किया। ये इट इज ऑल पोलिटिकल गेमिक्री जो की जाती है। सेकंड, इसके साथ इस वक्त सबसे बड़ी साजिश है, यकीन करें, वो ये है कि हमारे सुन्नी भाई और हमारे शिया भाई इनको आपस में लड़ाने की कोशिश करी। ये दुश्मन का बहुत बड़ा एजेंडा है। इसमें हमारे उलमा कराम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जैसे मुफ्ती साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं और वो समझते भी हैं। इसी तरह तमाम को बैठ के एक लाएमल बनाएं, उसको देखेंगे कौन क्या करना चाहता है, मुल्क को कैसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमने बहुत प्रॉक्सीज लड़ी हैं, पहले सऊदी अरब की और ईरान की, अब हमने अपने मुल्क के लिए काम करना है।
हमने मुल्क में रहना है, हमारे बच्चों और ने इस मुल्क के में लिए रहना है, तमाम इसलिए स्टेक होल्डर्स को एक होकर और बैठना सेकंड पड़ेगा, सेफ सोचना पड़ेगा। इस तरह के वाकयात की रोकथाम अब बहुत जरूरी है, वक्त का तकाजा भी यही बहुत। इनका एक ये है वैभव जी का, मैं कहूंगी कि बड़े ही नाइस पर्सन, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, लेकिन जब हम इनका चैनल देखते हैं या हम इनकी ट्वीट्स देखते हैं तो वो हमेशा अजीब अजीब सी, और खासतौर पे पाकिस्तान के बड़े खिलाफ होती। चीमा साहब आपसे काफी नाराज हैं, वैसे मैं यहीं पे बता दूं, चीमा साहब बहुत गुस्से हैं वैभव जी से। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्यों आपका चैनल जो है वो इस तरह की वीडियोस लगाता है, इसमें मेजर साहब भी होते हैं और आप लोग बलूचिस्तान पे मुसलसल बात करते हैं और इसी तरह से आपकी ट्वीट्स भी होती हैं? देखिए, मुझसे तो आसिफ गफूर साहब बहुत नाराज थे, तो अब आसिफ गफूर ने नाराज होकर क्या कर लिया था, चीमा साहब नाराज होकर क्या कर लेंगे। तो पहली चीज तो वो। दूसरी चीज इन्होंने बताया कि अब मुझे थोड़ी हंसी भी आई कि उन्होंने कहा कि बुरहान वानी ने शम्मा जला दी है और वो ऐसी शम्मा है। अब देखिए सर, मुझे नहीं पता, आपको शायद इसके बारे में पता हो नहीं पता हो, बुरहान वानी मारा गया था जब, तो उसने वो मारा इसलिए गया बिकॉज उसकी 5 गर्लफ्रेंड्स थी और वो एक गर्लफ्रेंड ने टिप ऑफ कर दिया आर्मी को कि वो दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। उसको मालूम चला, वो जेलसी के मामले में उसको इन्फॉर्मेशन मिली, वो मार दिया गया। तो सर अब ऐसे लोग जो, मतलब ये कौन सी शम्मा जलाते हैं सर, अब मैं क्या बोलूं। अच्छा, एक बात ये है कि आपने बात की थी कि वो बुरहान वानी शहीद है। देखिए सर, आपके यहाँ तो वजीर आजम ने उसामा बिन लादेन को शहीद बोल दिया, तो बुरहान वानी तो शहीद है ही है, फिर तो वो कोई बात ही नहीं है। जब उसामा बिन लादेन शहीद हो सकता है और वो नेशनल असेंबली में खड़े होकर के उसके ऊपर तबसरा कर रहे थे कि उसको शहीद कर दिया अमेरिका ने, तो अभी उसमें मैं क्या बोलूं। अब वो भी चीज आपकी ठीक है, आप उसको शहीद बोल सकते हैं, आपका नजरिया। बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान देखिए, नेहरू लेके गए थे कश्मीर का इशू, नेहरू की गलतियों की कीमत अदा करना हिंदुस्तान ने बंद कर दिया सर। और नेहरू ने वही नहीं, नेहरू ने और भी बहुत सारे ब्लंडर्स किए जिनको रेक्टिफाई किया जा रहा है और वो चीजें धीरे धीरे रेक्टिफाई होंगी। मुझे पता है गांधी से और नेहरू से बहुत प्यार आजकल जागा हुआ है पाकिस्तान में लोगों को कि ये गांधी वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया, अब ये नेहरू वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया। तो ठीक है सर, अब आप अगर आपको इतनी मोहब्बत थी तो आप अलग क्यों हुए? पहली चीज, जिन्ना की तस्वीर पीछे लगाते हैं और आगे बैठ के तबसरा कर रहे होते हैं नेहरू और गांधी के बारे में, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं आपके वजीर आजम और दुनिया भर के जो एनालिस्ट हैं। तो बलूचिस्तान का जो इशू है वो नेहरू नहीं लेके गए, तो ये कोई इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी बात नहीं करेंगे। बलूचिस्तान का जो मसला है वो कश्मीर में तो आर्म्ड इंसर्जेंसी 1989 में शुरू हुई, बलूचिस्तान में तो आर्म्ड जो फ्रीडम मूवमेंट है वो 1948 से चल रही है। जो खान ऑफ कलात के जो भाई थे, he was the first person to take the path to the mountains। सबसे पहले वो माउंटेन्स पे चढ़े थे 1948 में और उन्होंने आर्म्ड मिलिटेंसी शुरू करी बलूचिस्तान में। तो आप जब कंपैरिजन करते हैं और आपने कहा कि हम तो उनको मटेरियल सपोर्ट नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, सर देखिए मुशर्रफ साहब ने किताब लिखी है, आपके यहाँ बहुत सारे जनरल्स ने किताबें लिखी है और आपके यहाँ जो अभी हैं कुछ लोग, ये रिटायर हो जाएंगे तो ये भी लिखेंगे कि उन्होंने कैसे पीओके में कैंप्स बनाए, वो कैसे लोगों को लेके आए, फिर कैसे जेकेएलएफ को इसलिए जेकेएलएफ बोला गया ताकि उसका कोई रिलीजियस कॉनोटेशन ना निकले, क्योंकि इट शुड साउंड लाइक वेस्टर्न फ्रीडम मूवमेंट। तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम दिया गया, कोई इस्लामिक नाम नहीं दिया गया। फिर बाद में इस्लामिक नाम की तंजीमें बनाई गई पाकिस्तान के अंदर जो कि वहां पे हमेशा एक्टिव रही हैं। तो सर आप डिनाई कर दें, मैं डिनाई कर दूं, मुझे नहीं पता रॉ बलूचिस्तान में क्या करती है क्या नहीं करती है। मेरे हिसाब से तो सर कुछ भी नहीं कर रही है, उसको बहुत कुछ करना चाहिए। मैं तो यहाँ पे जब भी लोगों से मिलता हूँ तो मैं तो हमेशा कंप्लेन करता हूँ कि रॉ कुछ कर ही नहीं रही। ये पाकिस्तान से बड़ा ही आर्गुमेंट आता है कि वो सब अरेस्ट हैं और वो सब जेल में। सर लखवी का बच्चा हुआ था सर, वो जेल में था, 2 साल तक जेल में था, उसके घर में बच्चे हो रहे। सर ये कैसे हुआ था कमाल, जरा सर मुझे ये समझाएं। मैंने नहीं सुना, ये आपसे सुन रहा हूँ, मेरे नॉलेज में अरे सर ये ऑन द रिकॉर्ड है सर। देखिए पाकिस्तान में एक बच्चा हुआ था, एक बच्चा हुआ था, उसका बेटा हुआ था जब वो जेल में था, एक बच्चा हुआ था। देखिए लड़ाइयाँ ये चलती रहेंगी। आप जो बात कर रहे हैं टेररिज्म, पाकिस्तान इज इन नॉट इन्वॉल्व नाउ। फिर आपके प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो नेहरू गए थे वहाँ पर यूनाइटेड नेशन में, तो अगर आपको उन पर एतराज़ है देन आप एक डिस्प्यूट तो रिकग्नाइज है ना, इसको तो हम नहीं कह सकते रिकग्नाइज नहीं है। तो व्हाई डोंट यू सिट विद पाकिस्तान एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट देयर विद व्हेन यू सिट। और जितनी भी लड़ाई होगी आपकी, अल्टीमेटली चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, कोई वॉर ले लें, देन यू हैव टू सिट अक्रॉस द टेबल एंड रिजॉल्व द इशू। एंड पर्टिकुलरली पाकिस्तान इंडिया के केस में कि आर बाउंड्रीज आर परमानेंट, जो नेबर्स परमानेंट होते हैं, बाउंड्री परमानेंट होती हैं, यू शुड लर्न टू लिव पीसफुली, इट इज बोथ ऑफ अस, ठीक है।
प्रॉब्लम ये है कि जब एक क्रॉप क्लियर करेगा तो दूसरा करता है, इसलिए एक पहले फिदा और फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें। देयर 101 अदर इश्यूज, आप वो भी नहीं बात करना चाहते। मैं तो ये कहता हूँ नाउ इज हाई टाइम, वी आर बोथ आर न्यूक्लियर कंट्रीज, हमारे अवाम चाहते हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक तरक्की, सोशल वेलफेयर बीइंग चाहिए, तो आप बैठे। जी मेजर साहब, लेकिन एक चीज और है कि आप लोगों को सीपैक से भी प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि बैठ के बात हो सकती है। अच्छा, दूसरी चीज है कि 1994 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास करा था कि द एंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया व्हिच इंक्लूड्स पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान। एज एन इंडियन, माय पार्लियामेंट्स 1994 रेजोल्यूशन सुपरसीड्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस ऑफ 1948। नंबर 1, इंडिया बिल्कुल इस चीज को मानने को तैयारी नहीं है। तीसरी बात, ये जो हम लोग आपने बात करी सीपैक की, देखिए साहब, कई पाकिस्तानी कहते हैं, मैं बस 1 मिनट लूंगा, कई पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब इंडिया बड़ा जेलस है क्योंकि सीपैक है और इतनी बड़ी ट्रेड है। मैं पहले भी आप ही के वीडियो में बता चुका हूं कि सीपैक टोटल अभी इन्वेस्टमेंट $45 बिलियन का हुआ है, 45 बिलियन का वो, और जो 60 बिलियन है वो 15 साल के पीरियड में होना है पाकिस्तान में। मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़ी है सीपैक की, जितना सीपैक का 15 साल में होना है उससे ज्यादा, उससे दुगना हर साल इंडिया में होता है। इतना, उससे ज्यादा, उससे 1.5 गुना ज्यादा हमारी सिर्फ चाइना के साथ ट्रेड है। तो $60 बिलियन फॉर इंडिया इज पीनट्स, मतलब ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इंडिया, हमने कभी सीपैक के लिए ऑब्जेक्ट नहीं करा, हमारा सिर्फ वन सिंगल ऑब्जेक्शन है, सीपैक इंडिया से आता है। 1994 पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के तहत गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो भारत का अभिन्न अंग है और सीपैक की एंट्री वहां से होती है। दैट इज आवर ओनली ऑब्जेक्शन। हम चाहते हैं चाइना $200 बिलियन इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, हमें क्या दिक्कत हो सकती है? अब इसमें आपका मुल्क अलग है। अलाउ मी टू कंप्लीट सर विद योर परमिशन। पहली चीज। दूसरी चीज ये है ना कि अगर हम डिस्कस कर रहे हैं सीपैक, तो मैं बता दूं, हर एक डील, हमारी जितनी भी डील्स हैं, इंडिया की डील्स जितनी भी हैं, आप उनके पेपर्स पब्लिकली अवेलेबल हैं। अमेरिकन ने अगर 100 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं, अगर सऊदीज ने 100 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं, राइट, सीपैक का अभी भी पाकिस्तानी आवाम को नहीं बताया गया कि जो इन्वेस्टमेंट है, क्या लोन है, कितना पैसा आपको देना है, अगली किस्त कब जाएगी। और यही वो आपके जो जीओसी साहब थे, जीओसी साहब ने यही वो वीडियो, में अगर होता तो मैं आपको जरूर भेजता। मैं वैभव आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप आरजू और ब्रिगेडियर साहब को दोनों को भेजें। वो जो सर्विंग ऑफिसर है, सर्विंग जीओसी हैं पाकिस्तानी आर्मी के, वो कह रहे हैं साहब कुछ पता ही नहीं है, देयर इज नो क्लैरिटी। जी वैभव, तो देखिए, वो मेजर साहब भी बता रहे थे, वो पेशावर कोर के जो जीओसी थे, उन्होंने उसमें एक लाइन कही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी सीपैक में सिर्फ क्या पंचर लगाने के लिए गाड़ियों के, तो ही सेड दिस। तो अब उन्होंने क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, आप वहाँ जर्नलिस्ट हैं, आप उनसे इंटरव्यू करें, उनसे पूछें कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों कहा, अगर सीपैक इतना ही बड़ा गेम चेंजर है तो। दूसरी चीज ये है कि ब्रिगेड साहब बार बार कह रहे हैं कि बात करें। सर 70 साल से तो बात कर रहे थे। नेहरू साहब, आपने खुद कहा कि वो खुद यूनाइटेड नेशंस लेके गए, फिर उसके बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए इंडिया के, सबने पाकिस्तान की जो सिविलियन लीडरशिप थी उसके साथ बात करी, इवन मिलिट्री डिक्टेटर्स के साथ बात करी। रिजल्ट क्या निकला? अगर वाजपेयी साहब बस लेके लाहौर गए तो बदले में कारगिल किसने किया? अगर, और नवाज शरीफ ने खुद बोला था कि मुशर्रफ ने मेरी पीठ पे खंजर घोंपा, ठीक है, मैंने नहीं कहा, नवाज शरीफ ने खुद कहा। उसके बाद मोदी साहब अगर वहां गए उनके पोती की शादी में, तो उसके बदले में उरी और पुलवामा और पठानकोट और क्या क्या, जब भी इंडिया ने कोई इनिशिएटिव लिया है आपके यहाँ से, आपका जो डीप स्टेट है, आईएसआई है, वो इस तरह के मिस एडवेंचर्स करती है ताकि टॉक्स डिरेल हो। तीसरी चीज ये है कि आप आज बात करना चाहते हैं, आप आज से पहले बात नहीं करना चाहते थे। आपसे मुराद मेरी कि आपकी जो रियासत है वो आज इसलिए बात करना चाहती है बिकॉज वो बैंकरप्ट हो चुकी है, उसके ऊपर ग्लोबल प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा है, जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हुआ है, और जो ओवर डिपेंडेंस चाइना के ऊपर हो गई है कि बिना चाइना के यू कैन नॉट इवन मूव एन इंच। आपका चाइना के सिवा दुनिया में कोई दोस्त नहीं रहा। आप 2-2, 3-3 बिलियन डॉलर के लिए वजीर आजम को ड्राइवर बनना पड़ रहा है सऊदियों का और दुबई वालों का। तो जो आवाम जाकर के काम दुबई में करती है, वो काम आउटसोर्स कर लिया पाकिस्तान में वजीर आजम ने। इमरान खान के एक ट्वीट का जवाब नहीं दिया आज तक। और उनके पास टाइम है ना,
हाँ, और Yes, इमरान correct. खान ने कम से कम 500 ट्वीट किए होंगे अगस्त से लेकर अभी तक, एक ट्वीट का जवाब नहीं दिया मोदी ने। तो ये सर डेमोक्रेसी में ये होता है, जब एक जो बंदा इलेक्टेड होता है ना, वो एक इलेक्टेड बंदे की तरह सोचता है, और जो सिलेक्टेड होता है वो सिलेक्टेड की तरह बिहेव करता है। अब हुआ है ये सच है। आप तो ये सब जो चीज है, दूसरी चीज, ये जो दादा का बच्चे का केस बताया, वो मस्जिद से फायर करा था टेररिस्ट, और जो बच्चे को ले गए थे उसको चॉकलेट देके उसके घर में हैंडओवर करा था, और उसके पहले वो बच्चा साइकेट्रिस्ट के पास गया था बिकॉज ही वाज वेरी डीपली डिस्टर्ब्ड। किसी के दादा को क्रॉस, देखिए बात ये ना, और उसके जो खानदान वाले कह रहे हैं, मैंने एक सवाल पूछा तो लोगों ने बोला कि वह बात तो ठीक है, उनकी जो बेटी थी, बेटी कह रही है जी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेरे बाप को मार दिया। मैंने पूछा कि, मैंने उनको बोला कि उनसे जाके पूछना, आप थे वहां पे, आप थे वहां पे। ये एक इम्तियाज हुसैन है, वेरी फेमस ऑफिसर, बड़ा जाबाज ऑफिसर है कश्मीर पुलिस का। इम्तियाज हुसैन ने अपना एक एग्जांपल दिया था ट्विटर में, उनकी 14 साल की कजन को मारा टेररिस्ट ने, 14 साल की कजन को मारा। उनका ट्वीट है इम्तियाज हुसैन के, आप ट्विटर हैंडल पे जाइएगा, ब्लूटिक हैंडल है उनका। इम्तियाज हुसैन साहब ने बोला कि मेरे कजन सिस्टर को मारा, बहुत पहले की बात है, और मेरे घर पे फोन आ गया कि तुम ब्लेम करो कि बीएसएफ ने मारा है। कह रहा है ये कश्मीर है जहां पे लाशें बिकती हैं, डेथ सेल्स। मैं सिर्फ ब्रिगेडियर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ब्रिगेडियर साहब ने ये बोला ना कि ये टेररिस्ट अलग होता है और फ्रीडम फाइटर अलग होता है, तो मेरा ब्रिगेडियर साहब से ये सवाल है सर कि लश्कर तैयबा वाले जो हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं कि टेररिस्ट हैं, और जो बीएलए वाले हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं कि टेररिस्ट हैं? बस मैं ये जानना। योगा का जो आगाज़ हुआ वो हिंदुस्तान से हुआ, और आज की डेट में सऊदी अरब ने इसे एज अ फेस्टिवल के तौर पर योगा को मनाया जा रहा है। लेकिन हमारे लिए ये बड़ी बात भी है और ये हैरानी की बात भी है कि सऊदी अरब जो है वो एक बड़ी डिफरेंट, मुख्तलिफ, कड़ी कंजर्वेटिव स्टेट थी, लेकिन अब जो तब्दीली लेकर आ रहे हैं सऊदी अरब वाले, वो बड़ी ही डिफरेंट तब्दीली है। अच्छा, इस तब्दीली का रुझान हमें कहाँ नज़र आ रहा है? इस तब्दीली का रुझान हमें इंडिया की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है सारा। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिस तरह सऊदी अरब ने उसको अपने कल्चर में मर्ज कर लिया है, इंडिया के कल्चर को, और इससे पता चलता है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ता जाए। मैंने आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे हो सकता है। अब वो जो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है ना, वो इंडियन तरफ पे मॉडर्नाइज कर रहा है, मतलब वो गोरों की तरफ से मॉडर्नाइज नहीं कर रहा, वो इंडिया की तरफ से मॉडर्नाइज कर रहा है। सऊदी अरब से एक खबर है और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है, सऊदी अरब अपना झंडा तब्दील करने जा रहा है। आई वंडर वाई कि सारे सऊदीज इतना इंडियंस को क्यों फॉलो कर रहे हैं या उनको इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं। आप ये देखें कि वो इंडियंस खुद को कितना प्राउड फील कर रहे होंगे, वो इंडियंस कितना अच्छा फील कर रहे होंगे खुद को। सऊदीया के अंदर ये फेस्टिवल के तौर पे लॉन्च किया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया। सऊदी अरब और इंडिया आपस में 70 अरब डॉलर्स की डील करते हैं। हम जाते हैं सऊदी अरब, हम कहते हैं भाई 2-3 अरब डॉलर मिलेंगे, अल्लाह के वास्ते 2-3 अरब डॉलर्स दे दो हमें। नमस्कार दोस्तों, योगा एक ऐसी चीज है जिस पर भारत का ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क इन द सेंस मैं कोई कमाई करने वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन आप कितना भी कह लो कि योगा एक एक्सरसाइज है, योगा पूरी दुनिया के लिए है, उसमें हिंदू मुसलमान मत कीजिए, लेकिन वो उस पर इंडिया का थप्पा लगा है जो कभी नहीं जाएगा, और ये हिंदुइज्म से निकली हुई चीज है। ऐसा नहीं है कि किसी भी, जैसे माइकल जैक्सन ने एक अलग ही डांस शुरू कर दिया और फिर माइकल जैक्सन स्टाइल हो गई, ऐसा नहीं है। ये हिंदुइज्म से निकला हुआ प्योरली साइंटिफिक तरीका है अपने बॉडी को लचीला रखने का और अपने बॉडी को ठीक रखने का। कई सारे पाकिस्तानी है जो, क्योंकि वो मुस्लिम है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई हमें हिंदुओं की चीजें एक्सेप्ट कर ली, लेकिन यहाँ पर सबसे कट्टर कंट्री यूएई और सऊदी जैसे कंट्रीज अब इसको अपना रहे हैं। कट्टर में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप 5 साल 10 साल पहले की चीज देखो तो बहुत कट्टर हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही वहां पर यंग जनरेशन आ रही है, यंग जनरेशन इन द सेंस कि आप सऊदी के प्रिंस जो कि प्राइम मिनिस्टर है वहां के, मोहम्मद बिन सलमान MBS जिनको कहा जाता है, वो कई बार ऐसे स्टेटमेंट दे चुके हैं जिससे पता चलता है कि वो सेक्युलरिज्म की तरफ जा रहा है या फिर अपनी कट्टरता छोड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि योगा ही योगा होगा अब अरब कंट्रीज में। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। योगा जो है, योगा का जो आगाज़ हुआ वो हिंदुस्तान से हुआ, और आज की डेट में सऊदी अरब ने इसे एज अ फेस्टिवल के तौर पर योगा को मनाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिस तरह सऊदी अरब ने उसको अपने कल्चर में मर्ज कर लिया है, इंडिया के कल्चर को, और इससे पता चलता है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है। और हमें भी योगा को एज अ फेस्टिवल के तौर पर मनाना चाहिए, इसे हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। पता है योगा जो है उसका आगाज़ हिंदुस्तान से हुआ और उनका ये कल्चर है योगा, ठीक
ठीक है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि सऊदी अरब ने उसको अपने एज अ फेस्टिवल के तौर पे उसको अपनी कंट्री में मनाया जा रहा है योगा को, सर आप इसको कैसे देखते हैं? योगा बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी, उसके रिज़ल्ट भी मिलते हैं। जो लोग योगा करते हैं वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होती है। और दूसरी बात कि ये मेरे ख्याल से अच्छा कदम है उनका, सऊदी वालों का, लेकिन चूँकि थोड़ी सी हिंदुज़म आती है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैं कहूँगा इसको इतना एज हासिल नहीं है। ये तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे इंसान फिज़िकल तौर पर फिट भी रहता है और इवन एक हेल्दी और साउंड लाइफ गुजारता है वो। अब आई वंडर वाई कि सारे सऊदीज़ इतना इंडियंस को क्यों फॉलो कर रहे हैं या उनको इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारे दीन को, जैसे आप टर्किश कर्तुगुल देख लें या क्या कहते हैं, आप हमारी जो पुरानी हिस्ट्री है उसको उठा के देख लें, सऊदी तो वो ही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो इंडियंस करते हैं या जो उनका कल्चर है। हमारा कल्चर इज़ पोलर ऑपोजिट उस चीज़ से। लेकिन एनीवे आई स्टिल सपोर्ट योगा बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आर्ट, व्हाट डू यू कॉल इट, अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर माइंड, बॉडी, सोल एंड एवरीथिंग। लेकिन हमारे लिए ये बड़ी बात भी है और ये हैरानी की बात भी है कि सऊदी अरब जो है वो एक बड़ी डिफरेंट, मुख्तलिफ, कड़ी कंजर्वेटिव स्टेट थी, लेकिन अब जो तब्दीली लेकर आ रहे हैं सऊदी अरब वाले वो बड़ी ही डिफरेंट तब्दीली है। अच्छा, इस तब्दीली का रुझान हमें कहाँ नज़र आ रहा है? इस तब्दीली का रुझान हमें इंडिया की तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा है सारा। हालांकि हमने बड़े दावे किए थे कि सऊदी अरब हमारा दोस्त है, दोस्त नहीं है। आप अपने दोस्त से भी हर वक्त अगर भीख मांगते रहोगे ना तो वो भी एक टाइम पे आके आपको दोस्ती की नज़र से देखना छोड़ देगा, आपको भिखारी की नज़र से देखेगा। तो हम जब सऊदी अरब के पास गए हमने कुछ मांगा उनसे। खैर, अब इंडिया के साथ क्या सीन है? अब वो जो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है ना, वो इंडियन तरफ पे मॉडर्नाइज कर रहा है। मतलब वो गोरों की तरफ से मॉडर्नाइज नहीं कर रहा, वो इंडिया की तरफ से मॉडर्नाइज कर रहा है, क्योंकि इंडियन फिल्मों ने बड़ा असर दिखाया है। मैं अक्सर कहता हूँ अपनी फिल्मों को प्रमोट करो। ये जो फिल्म है ना, ये किसी भी मुल्क की शनाख्त का जरिया बन जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। या तो आप जापान की तरह टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल जाएं। अब जापानीज़ फिल्में तो कोई नहीं देखता ना, लेकिन जापान की टेक्नोलॉजी, हम हर चीज़ जापानी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही है जी। या तो वो बन जाएं आप, या आप इंडिया की तरह अपने बॉलीवुड को या अपने लॉलीवुड को आप इतना कमाल का कर लें, लेकिन वो बॉलीवुड के ज़रिए ऐसा पोर्ट्रे करते हैं दुनिया को जैसे पता नहीं वो क्या चीज़ है। या तो आप इस तरह कर लें। अब इस वक्त आप यूएई जाएं, वहाँ पे अरबी जो है वो इंडियन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। सऊदी अरब में लोग इंडियंस के जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सितारे हैं, उनके फैंस हैं। हालांकि भले ही उनको ज़ुबान समझना है, बट दे लव देम। अब आप सऊदी अरब को भले आप बुरा भला कह लो यहाँ पे, लेकिन कसूर कुछ हमारा भी है। आप देखो ना कि सऊदी अरब और इंडिया आपस में $70 अरब की डील करते हैं। इंडिया की रिलायंस कंपनी और सऊदी अरब की अरामको कंपनी आपस में $70 अरब की डील करते हैं। हम जाते हैं सऊदी अरब, हम कहते हैं भाई $2-3 अरब मिलेंगे, अल्लाह के वास्ते $2-3 अरब दे दो हमें। हम $2-3 अरब की भीख मांगने जाते हैं। अब आप मुझे अपने हिसाब से बताइए यार, मैं आपने ना मुझे बिल्कुल इर्रेशनल, सॉरी, आपने गैर जानिबदारों की बात करनी है। आपका एक दोस्त जो कि आपके मुख्तलिफ दोस्त है ना, आपका एक दोस्त आपके पास आता है, कभी वो आपके लिए कोई तोहफा लेके आता है या आपको कहता है जनाब मैं फलां बिजनेस करने जा रहा हूँ, आज बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं बराबरी की बुनियाद पे, 50% तुम्हारा 50% मेरा। एक दोस्त आपका ऐसा है जो रोज़ाना कुछ ना कुछ मांगने के लिए आपके पास आ जाता है, आपके दरवाजे पे खड़ा होता है, कभी यार 500 देना, कभी 1000 देना। एक टाइम आएगा, ये इंसानी नफ्सियात है, एक टाइम आएगा कि आप अपने इस दोस्त को जो हर वक्त मांगता रहता है और वो दोस्त जो कभी आपके लिए तोहफे लेके आता है, कभी आपको बिजनेस में शरीक आपको करता है अपने, आप उन दोनों में फ़र्क करने लग जाओगे। सऊदी अरब से एक खबर है और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। इस पर हमने पहले भी बहुत सारे वीलॉग्स किए थे, ये उन्हीं का एक हिस्सा है। यहाँ गल्फ न्यूज़ में एक खबर छपी है और बड़ी डिटेल के साथ इन्होंने तफसीलात बताई हैं, बाकी अखबारात ने भी दी हैं, लेकिन सऊदी अरब में क्योंकि कंट्रोल्ड मीडिया है तो खबर बड़ी मुश्किल से बाहर आती है। लेकिन सऊदी अरब में जो शूरा कौंसल है उसने एक मंजूरी दी है। सऊदी अरेबिया शूरा कौंसल अप्रूव्स ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू फ्लैग, एम्बलम एंड नेशनल एंथम सिस्टम। ये कर क्या रहे हैं? यानी एक सवाल पैदा हो जाता है बहुत बड़ा कि सऊदी अरब अपना झंडा तब्दील करने जा रहा है और साथ ही साथ अपना कौमी निशान भी तब्दील करने जा रहा है और साथ ही साथ अपना जो कौमी तराना है उसको भी तब्दील करने जा रहा है। सऊदी अरब अपने कौमी तराना और सब्ज़ परचम से मुताल्लिक शाही फरमान में तब्दीली के बहुत करीब पहुंच चुका है, ये गल्फ न्यूज़ लिख रहा है।
जो इस्लामी अकायद और इस्लाम के मरकज़ की अक्कासी करता है, जो पहले मौजूद था। यानी अगर आप सऊदी अरब का झंडा देखें और इस पर आप गौर करें तो ये सिंपली ग्रीन कलर का एक फ्लैग है। इंडिया ने बड़ी तेज़ी से अपना और दुनिया का फ़ायदा जो है वो यकजान किया है। उसने कोशिश की है कि दुनिया का फ़ायदा उसके फ़ायदे के साथ मिल जाए। मल्टीनेशनल कंपनीज़ को वो लेकर गया इंडिया में, अपने लोगों को ट्रेन करके पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज़ में उसने भेजा। उन्होंने अपने और दुनिया के स्टेक्स को मुश्तरका किया है। पाकिस्तान आइसोलेटेड रहा है। हमें इतना दलील ना करें कि आप लोगों से और प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसे लेके और उनकी दावतों के ऊपर आप ट्रैवल कर रहे हैं और स्पॉन्सर्ड विजिट आप कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब ये जो एंकर भाई साहब है ना, इनका नाम इमरान खान है। अब उनका कहना है कि इंडिया ने इतनी बड़ी तरक्की कर ली है कि भाई सारे कंट्रीज़ को ये फील करवाया, उसने सारी कंट्रीज़ को फील करवाया कि आपका जो बेनिफिट है, आपका जो मुनाफा है वो इंडिया के साथ ही है और अच्छे खासे लोग, इंडियन लोग हैं, वो बाहर की कंपनियों में बैठे हैं। अरे भाई, कोई फील नहीं करवाता जब खुद कोई कंट्री जिस तरीके से ग्रोथ करता है, प्रोग्रेस करता है, तब दूसरा कंट्री ये नोट करने पर मजबूर हो जाता है कि भाई ये कंट्री ने ग्रोथ की है और हमारा इस कंट्री के साथ जुड़ा रहना ही हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। अगर मान लीजिए कि अमेरिका फ़िलहाल ये मान लेता है कि हमें इंडिया के साथ रिलेशन नहीं बढ़ाने, और जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के वॉर में इंडिया ने स्टांस लिया है, अगर उस स्टांस को देखते हुए अमेरिका इंडिया को गालियाँ देना शुरू कर दे और इंडिया को एक अलग थलग करना शुरू कर दे, तो भी इंडिया के पास अच्छे खासे मौके हैं। चाइना और रशिया वाला सिनारियो भी है। हालांकि चाइना के साथ हमारी दुश्मनी चल रही है, लेकिन हम फिर सिर्फ वहाँ से बेनिफिट लेंगे। और अमेरिका का जो डाउनफॉल है ना, जो अभी धीरे धीरे हो रहा है, एकदम ड्रास्टिकली होने की संभावना, क्योंकि आप ज़रा सोचिए कि इंडिया और चाइना यहाँ पर दुश्मनी भूल जाइए, लेकिन इंडिया और चाइना यहाँ पर एक हो जाते हैं तो कितनी बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे, और हो सकता है कि 2/3 पॉपुलेशन यहाँ पर ही हो। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कश्मीर। नहीं, हम मजबूर हैं। ये जितनी जल्दी हम मान लेंगे कि हम मजबूर हैं, हमारी औकात क्या है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ताकत के साथ की जाए, डंडे के साथ की जाए या ज़ोर से बोल कर की जाए, क्योंकि हम वो करने की कैपेसिटी अभी नहीं रखते। इकॉनमी की सूरत हाल आपके सामने। इमरान खान के पैरों में इस वक्त सबसे बड़ी जो बेड़ियां हैं, वो जो भी करना चाहता है, इकॉनमी उसके आगे आ जाती है। वो कोई बोल्ड स्टेप लेना चाहता है, इकॉनमी उसके आगे आ जाती है। ये आदमी बहुत सारे ख्वाब लेकर आया था, इसने ख्वाब कौम को दिखाए भी थे, लेकिन इसकी इकॉनमी के बारे में असेसमेंट ठीक नहीं थी। और फिर पीएमएलएन ने जाते जाते इकॉनमी को कुछ इस तरह के टीके लगाए कि आते ही 1 साल तक एक बहुत बड़ा डिजास्टर रहा जिसका इसको सामना था। अब ये आदमी इकॉनमी को जब तक ठीक नहीं करेगा ना, ये डिलीवर नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा कि भूख से बड़ा कोई और मसला नहीं होता। जब तक इकॉनमी ठीक नहीं हो जाएगी, इमरान खान कुछ नहीं कर पाएगा जब तक कि इकॉनमी ठीक नहीं होगी। मैं ये कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जितना ज्यादा ट्रेवल करे उतना अच्छा है। हर जगह पे जाए, सरकारी खर्च पे जाए। जितना ज्यादा ट्रेवल करेगा, जितनी दूर तक जाएगा, पाकिस्तान का नाम उतनी दूर तक जाएगा। ओके, एक तनकीद आ रही है वजीर आजम पे कि आपने कहा कि सरकारी खर्चे पे, वो कह रहे हैं यहाँ तो खर्चा कोई नहीं है, हर चीज एक स्पॉन्सर्ड है। इज दैट द राइट वे, स्पॉन्सर्ड? देखिए, मैंने जानबूझकर कहा कि इतना खर्चा नहीं हो जाता सरकारी। सर, इतने भी गए गुजरे हम नहीं है कि हम एक आदमी को ट्रेवल करवा सकें और उसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ ट्रेवल ना करवा सकें। इतने गए गुजरे नहीं है हम, इतनी बुरी हालात नहीं है हमारे। अफगानी भी जाते हैं या उनसे कोई गरीब मुल्क वाले भी जाते हैं तो वो भी अपने तगड़े तरीके से जाते हैं। तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर का बोझ उठा सकते हैं। हमें इतना दलील ना करें कि आप लोगों से और प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसे लेके और उनकी दावतों के ऊपर आप ट्रेवल कर रहे हैं और स्पॉन्सर्ड विजिट आप कर रहे हैं। पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई भी फॉर्म जहां मौका मिले उसको मिस नहीं करना चाहिए। हर जगह अपनी एग्जिस्टेंस उसको शो करना चाहिए। इंडिया ने ये किया था, आपको याद होगा। वो दुनिया में हर कोने में हर जगह पे जाता है, चाहे फायदा कम हो ज्यादा हो। वो ये देखते हैं कि हो सकता है 10 साल बाद फायदा हो जाए, 2 साल बाद हो जाए, 25 साल बाद हो जाए, लेकिन अपनी प्रेजेंस वो जरूर शो करें कि इंडिया से बहुत सारे मफादात बहुत सारे ममालिक के मुंसलिक हैं और इंडिया ने अपना एक जो नेटवर्क और जाल बिछाया हुआ है वो काफ़ी चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर रहा है। अमेरिका क्या पाकिस्तान की वो मदद कर सकता है जो हम कहते हैं कि आप मीडिएट करो? क्या हिंदुस्तान अमेरिका की बात सुनेगा? क्या वो चाइना की बात सुनेगा? क्या वो रशिया की बात सुनेगा? आपने मुझे बताना है। जमीर, इमरान आपसे जो सवाल किया ज़रा इसका मुझे जवाब दें। अमेरिका क्या हमारी
एक्चुअली मदद कर सकता है या नहीं कर सकता? हम आपके दोस्त हैं, आप हमारे नॉन नेटो अलायंस पार्टनर हैं, सबसे बड़े तजारत हम करते हैं, वीज़े देते नहीं हैं, ये कश्मीर का क्या करेंगे कुछ हमारे लिए? देखिए, यहाँ सारे अपनी मदद करेंगे। जो मुल्क भी करेगा अपनी मदद करेगा, अपने लोगों की मदद करेगा। वो ये देखेगा कि उसको किस चीज़ में फ़ायदा है। अगर पाकिस्तान अमेरिका के फ़ायदे में होगा तो वो पाकिस्तान की बात मानेगा, इंडिया फ़ायदे में होगा तो इंडिया की बात मानेगा। इंडिया ने बड़ी तेज़ी से अपना और दुनिया का फ़ायदा जो है वो यकजान किया है। उसने कोशिश की है कि दुनिया का फ़ायदा उसके फ़ायदे के साथ मिल जाए। मल्टीनेशनल कंपनीज़ को वो लेकर गया इंडिया में, अपने लोगों को ट्रेन करके पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज़ में उसने भेजा। उन्होंने अपने और दुनिया के स्टेक्स को मुश्तरका किया है। पाकिस्तान आइसोलेटेड रहा है। पाकिस्तान ने ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जो जाके CEO लगे हो बहुत सारी कंपनीज के अंदर। ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जिनकी वजह से दुनिया चल रही हो। या पाकिस्तान ने ऐसे लोगों को पाकिस्तान में दावत नहीं दी जो पाकिस्तान में आए और आके अपने स्टेक्स यहाँ पे छोड़ के जाएं या यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो पाकिस्तान थोड़ा सा आइसोलेटेड है। इंडिया जो है वो ज़्यादा वाइब्रेंट है, वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है और बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर गया इंटरनेशनल जो पार्स हैं उनके। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि इस वजह से तो कोई पाकिस्तान की बात नहीं सुनेगा कि वहाँ सच्चा कौन है और झूठा कौन है। टाइम हैज़ कम। पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट है लेकिन सबके लिए अहम नहीं है। सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ताकत के लिहाज से बड़ा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनकी दोस्ती के लिहाज से, ताल्लुकात के लिहाज से, उनके छोटे बड़े इकोनॉमिक फ़ायदों के लिहाज से पाकिस्तान उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो पाकिस्तान को हर महाज पे काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा। अब जमील साहब, एक जॉनथन पेरिस हैं, ये एक आप कह लो कि एनालाइज करते हैं। इनकी एक रिपोर्ट है लेगाटम इंस्टीट्यूट की, जिसमें इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, जो लोग कहते हैं इज़ अ फेल्ड स्टेट, वो कहते हैं पाकिस्तान इज़ नॉट अ फेल्ड स्टेट बट इट विल ट्रंडल ऑन, कि चलो धक्काशाही से वो चलता रहेगा। अब आप मुझे बताएं, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है लेगाटम इंस्टीट्यूट की, अब आप मुझे बताएं कि ये जो ट्रंडल ऑन है, धक्काशाही से जो हमने चलना है, इससे हम कब बाहर निकलेंगे? देखिए, वो पाकिस्तान में पोटेंशियल्स तो हैं बाहर निकलने के। आपकी इकॉनमी नहीं पिक कर रही है और उस इकॉनमी नहीं पिक करने की बहुत सारी वजूहत हैं। मैं उसकी सतही बात पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ उसकी मोटी मोटी बात पर जाऊंगा। अब सवाल ये है कि अगर आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात तो करते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड वो नहीं मिलती। हमारे पास फॉरेन पॉलिसी में हम कश्मीर को कलीदी पॉइंट कहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हमने उस पर कोई 24/7 बेसिस पर ऐसी कोई हमने मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि इस खित्ते में जो डायनामिक्स बतदरीज डेली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं उस पर नज़र रख के अपनी अलाइनमेंट करें, अपनी एडजस्टमेंट करें? ऐसा नहीं है। जो हमारे पास इम्प्लीमेंटिंग टूल्स हैं वो 19वीं सदी के हिसाब से चल रहे हैं, तो देयर इज़ अ मिसमैच। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से इमरान खान साहब के फैसले, उनके कंप्रोमाइज़ और जहाँ जहाँ उन्होंने सरेंडर किया है, वो ये लगातार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान वही है जो इससे पहले के लोग थे। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं था, लेकिन ये फैसले कह रहे हैं कि ये वो वाला इमरान खान नहीं है, ये बदल रहा है। अब खान साहब कितना इसको रजिस्ट कर सकते हैं, कितना चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर। इस चुंगल में फंस के पाकिस्तान में बेशुमार लोग लीडर बनते बनते रह गए। अब खान साहब का इम्तिहान है, वो क्या करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान आपसे क्या चाहता है? हिंदुस्तान चाहता है कि आप कश्मीर में सपोर्ट करना बंद कर दें। क्या आप कर सकते हैं? ये असल मसला है। और पॉलिसी फेलियर पाकिस्तान का ये है कि मुझे एक अफगान नहीं मिला पिछले 10 साल में, पश्तून, नॉन पश्तून, फलां जो पाकिस्तान को किसी अच्छी नज़र से देख के कहे कि जी हम आपको चाहते हैं, इंडिया को नहीं चाहते। ये हो ही नहीं सकता वहां पे। नमस्कार दोस्तों, अब कुछ सालों पहले एक सिचुएशन हुई थी कि भी पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस हुआ था कि अगर हम आज इंडिया को टक्कर नहीं देते, टक्कर किस हिसाब से, बोलने के हिसाब से नहीं, लेकिन अगर हम आज इंडिया को टक्कर इकोनॉमी वाइज या फिर कहे कि ग्रोथ वाइज या फिर रिफॉर्म वाइज या फिर कहे कि जिस तरीके से इंडिया का स्टांस पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, अगर उस तरीके से हमने उनको टक्कर नहीं दी ना, तो आने वाले 10 सालों बाद ये होगा कि भाई इंडिया हमें नेपाल और भूटान के साथ में काउंट करेगा, और आज ये हो भी रहा है।
पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है। अब देखिए इंडिया के अंदर जब इन्वेस्टमेंट आती है ना, तो शेयर बाज़ार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 बिलियन 20 बिलियन 50 बिलियन, अगर कोई हो सकता है 25-30 बिलियन की कोई इन्वेस्टमेंट की कोई खबर आती है ना, तब शेयर मार्केट थोड़ा हिलता है। लेकिन पाकिस्तान में ज़रा देखिए सिनेरियो क्या हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की तो बात भूल जाइए, लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जब बाहर जाता है और वहाँ से उनको कर्जा मिल जाता है, भीख मिल जाती है ना, तब पाकिस्तान का मार्केट हिलता है, अप आता है। मतलब ज़रा सोचिए कि कौन कौन से फैक्टर एक पड़ोसी देशों में काम करते हैं, और यही बात यहाँ पर डिस्कस हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। आपको एक सिनेरियो ज़रा ठीक, फर्ज कीजिए, मुझे नहीं पता सही गलत, फर्ज कीजिए हिंदुस्तान की पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना है, यही कहते हैं ना, हमारा यही बात है, ठीक है, डिस्टेबलाइज रखना है, उसके लिए ये कार्रवाइयां ये वो हो रहा है। ओके, क्यों रखना है? तज्जिए के लिहाज से मुझे नहीं पता सच। अगर हिंदुस्तान उसी तरह अपनी माइशत बढ़ाता रहा जिस तरह वो बढ़ाता रहा है, 6, 8, 7, 10, 12% पे ग्रोथ होती रही, और आप उसी सिक्योरिटी पैराडाइम में फंसे रहे जिसमें आप पिछले कुछ सालों से फंसे हुए हैं, बिल्कुल सही, तो ऐसे करके डिफरेंशियल बढ़ रहा है। जब ये डिफरेंशियल बढ़ेगा तो 10 साल बाद आप बात करने भी जाएंगे तो वो कहेंगे भाई आप तो नेपाल भूटान की तरह किधर किससे मिलने आए। ठीक है, ये हो सकता है ना। अच्छा, यही हमारे लोग भी कहते हैं, कम से कम जब मैं बात करता हूं कि जी देखिए वो तो ये कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने डिफरेंशियल कम करना है ना किसी तरह, तभी आपकी लेवरेज रहेगी। ठीक, जब ये कार्रवाइयां होती हैं तो यहां पे उसका नेचुरल नैरेटिव ये बनता है कि ये देखिए जी कल इन्होंने ये किया, परसों ये किया, तरसों ये किया, हम किस तरह अपने आप को उनके साथ बात करके एंड यू डिग इन। व्हाट डज द अदर साइड वांट? दैट यू डिग इन। तो कैश 22 है। तो जैसे जैसे मामलात खराब होंगे आप डिग इन करेंगे, रैशनल रिस्पॉन्स है। रैशनल है टैक्टिकल शॉर्ट टर्म सेंस में। अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिकली देखें तो आपको हर वो चीज करनी चाहिए कि आप किसी तरह इससे बाहर निकल जाए। आखिरी बात ये कि ये बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में कहना, क्योंकि इसका जवाब ये होता है जी फिर लेट जाए। मेरा कहने का मकसद ये है कि किसी ना किसी तरह आपको अपने फ्लैंक्स को खोलना है, बंद नहीं करना। मेरा सिर्फ कहने का मकसद यह है कि अगर आप कहते हैं कि हमने डिफरेंशियल कम करना है, सीपैक आ गया है, हम मजबूत होना चाहते हैं, तो भाई सीपैक के ऊपर तो आपने इतना बड़ा बैनर लगाया हुआ है दुनिया के लिए, ओपन फॉर सैबोटाज। यही लिखा हुआ है ना कि जो चाहता है पाकिस्तान को खराब करे, ये सीपैक है, एक ही चीज है हमारे हाथ में, इसको तबाह कर दो। फिर जब कोई तबाह कर रहा है तो आप कहते हैं बड़ी ज्यादा तबाह कर। लेकिन अगर इसको उस तरीके से देखें ना, बात यह है कि हिंदुस्तान को लेना फॉर एग्जाम्पल कि देखें ना, हिंदुस्तान आपसे क्या चाहता है? हिंदुस्तान चाहता है कि आप कश्मीर में सपोर्ट करना बंद कर दें। क्या आप कर सकते हैं? हिंदुस्तान डिपेंड्स ना किस किस्म की आप सपोर्ट देखें ना, आप बात यह है कि हिंदुस्तान की पॉलिसी ये है कि जी आप कश्मीर में जो फ्रीडम मूवमेंट है उसकी सारा सपोर्ट जो है सारी वो पाकिस्तान कर रहा है। यहाँ से ग्रुप कॉल करके चाहते हैं, जो डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो हिंदुस्तान में जाके हमले करते हैं, फलाना करते हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप तो नहीं है कोई, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, यहाँ भी हैं, अफगानिस्तान में भी हैं, इवन हिंदुस्तान में है। तो आप बात यह है कि जब एक स्टेट एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी पे अमल कर रहा है और आपसे इन रिटर्न जो चीज़ चाहता है, क्या वो चीज़ कर सकते हैं, क्या वो चीज़ दे सकते हैं, क्या आपके इंटरेस्ट उस चीज़ को करने से स्ट्रेंथन होती हैं, या आपको फ़ायदा होता है या आपको नुकसान होता है, और क्या हमारे इंटरेस्ट अफगानिस्तान में अमेरिकन इंटरेस्ट और हिंदुस्तान के इंटरेस्ट से सिंक्रोनाइज हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इस चीज़ पे डिबेट होनी चाहिए कि आखिर अमेरिकन इंटरेस्ट अफगानिस्तान में हैं क्या, और हिंदुस्तान के इंटरेस्ट है तो क्या है, हमारे इंटरेस्ट है तो क्या है, और इनका मीटिंग पॉइंट है या नहीं है। खाली पाकिस्तान को ब्लेम करने से तो मेरे नहीं ख्याल कि कोई, जिस तरह मोहित कह रहे हैं, वो तो फिर मीटिंग पॉइंट ही कोई नहीं है। मैंने एक वक्फा लेना है। पाकिस्तान का तो नुक्ता नज़र अब ये लग रहा है कि, और जो लोगों से बात भी होती है कि जी ये मीटिंग पॉइंट जो है ना, इन मफादात का कोई नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। आज अगर कोई अलादीन का चिराग लेके आए और कहे जी हिंदुस्तान का पाकिस्तान का मसला मैं हल कर देता हूं, ये असल मसला है। और पॉलिसी फेलियर पाकिस्तान का ये है कि मुझे एक अफगान नहीं मिला पिछले 10 साल में, पश्तून नॉन पश्तून फलां जो पाकिस्तान को किसी अच्छी नजर से देख के कहे कि जी हम आपको चाहते हैं, इंडिया को नहीं चाहते। ये हो ही नहीं सकता। वहां पे आप अपने तमाम फ्लैंक्स को अपने आप पे डिपेंडेंट करें, और ऐसे डिपेंडेंट करें कि अगर यहाँ पे एक बम फटता है तो वो कहते हैं कि मरवा दिया, ये क्या होगा। वो जिस तरफ आप जा रहे हैं ना,
वो तो फिर एस्टैब्लिशमेंट मानती नहीं। वो फिर आप जनरल साहब से पूछें, लेकिन मेरा मकसद क्या है कहने का, अगर आप चाबहार से नाराज हैं कि देखें जी इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, गवादर को अंडरमाइन कर रहे हैं। चाबहार तो हमने बनाया, क्योंकि जिस दिन इंडिया अफगानिस्तान के थ्रू ट्रेड कर सका चाबहार फौत हो जाएगा, वो तो इकोनॉमिकल है ही नहीं। अच्छा, दलाराम जरंज रोड पे गीदड़ भागेंगे। चीन आपको कहता है कि अफगानिस्तान में एक्सटेंड करें सीपैक को, भाई क्यों नहीं कर रहे? मुझे तो बात ही नहीं समझ आ रही। उन्होंने जाके यूनिलैटरली कर दिया ना, तो शौक बुरा हो गया। वो अच्छा, इसलिए कि आपने उनको झंडी दिखाई। फिर हम कहते हैं जी हमें साउथ एशिया की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सीपैक आ गया है। जरा चीन का नैरेटिव समझ लें। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक सेंट्रल एशिया से कनेक्शन बनाया, नीचे पाकिस्तान से, उधर बांग्लादेश से, बर्मा से। अब वो कहते हैं अफगानिस्तान भी जाना है, ईस्ट वेस्ट जाना चाहिए। पॉइंट ये कि हमने तो अपने आप को बॉक्स इन किया। अच्छा, ये नहीं है मकसद कि इससे आप लेट गए खत्म, कुछ नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर आप अपना नैरेटिव चेंज कर लें दुनिया के लिए कि हम कनेक्टिविटी चाहते हैं, करेक्ट, फिर हिंदुस्तान माने, अफगानिस्तान माने, कोई माने ना माने, एक कॉन्वर्सेशन हो सकती है कि किस तरह कनेक्शन जुड़े। एंड दैट कॉन्वर्सेशन वो आप इनिशिएट कर रहे हैं और उसकी पॉजिटिविटी जो है वो आपसे ना आपने कश्मीर गिव अप करना है इसमें, ना ये कि डिस्टेबलाइजेशन खत्म हो जाएगी, लेकिन स्टेक्स जमा। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने कभी ये कहा कि हम रीजनल कनेक्टिविटी नहीं चाहते। मेरे ख्याल में तो सर जो रेका 6 में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो चाइना का ग्लोबल लेवल पे है, सीपैक तो उसका एक हिस्सा है। मेरे ख्याल में उसका बेसिक जो अंडरलाइंग जो उसका स्ट्रेटेजी है वो तो रीजनल कनेक्टिविटी नहीं, लेकिन जब चाइनीज हमें आके कहते हैं, पाकिस्तान ने तो कभी ये नहीं कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी नहीं है। हमने मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान चाहता है कि रीजनल कनेक्टिविटी। हमने चाइनीज को कहा कि जी अफगानिस्तान को हमने नहीं इसमें नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। वो रीजनल कनेक्टिविटी करना ही नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ। वो कहते हैं जी आप कहां से आ गए बीच में, हम तो ये चाहते हैं, ये तो चाइनीज थ्रेट है हमारे साथ। देखे ना बात ये, अफगानिस्तान वांट्स इट। देखे ना अफगानिस्तान कॉन्वर्सेशन अफगानिस्तान से शुरू करें। अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं चल रहा? अफगानिस्तान ये कहता है कि आप ये हम रीजनल कनेक्टिविटी चाहते हैं, आप सबसे पहले हिंदुस्तान को इसमें हमारे ट्रेड की इजाजत दें कि आप रीजनल कनेक्टिविटी करें। रीजनल कनेक्टिविटी का बेसिक एम क्या है कि तमाम कंट्रीज जो है इनके इंटरेस्ट इंटीग्रेट हों और इट शुड बेनिफिट एवरीबडी। तो जब उसमें आप रीजनल पॉलिटिक्स ले आए और अपने इंटरेस्ट बीच में आ जाए तो वो रीजनल कनेक्टिविटी रहती नहीं है। अगर आपका वजीर आजम ये कहे कि क्या हमें बॉम्बे में ये लोग भेजने चाहिए थे और ये स्टेटमेंट उनके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलाई गई, यानी पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया, पाकिस्तान इस्लाम का चैंपियन, हम नहीं वो उस तरह पेनिट्रेट कर सके जिस तरह वो मिडिल ईस्ट के अंदर यूएई के साथ, सऊदी अरब और बाकी मुल्कों के साथ पेनिट्रेट कर चुका है। हिंदुस्तान तो बोलता तो है ही है, बट वो एक्शन करता है। चाइना के साथ वो ये कर, भाई वो एक्शन करता है कि हमसे ज्यादा नवाज शरीफ साहब भारत की बातों पर एतबार। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप पूछें जनरल शेख साहब आपके प्रोग्राम में बैठे हुए कि मैं गलत कह रहा हूं कि ठीक कह रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर आपने एक वर्ड पर ध्यान दिया होगा, मतलब सेंटेंस ये था कि जिस तरीके से इंडिया ने रिलेशन बढ़ाया है, या फिर कहे कि इंडिया ने जो घूस मारी है मिडल ईस्ट में, अरब कंट्रीज में, पाकिस्तान इस्लाम का चैंपियन ये नहीं कर पाया। मतलब ज़रा सोचिए कि इस्लाम का चैंपियन, मतलब ये खुद को ना हर सिचुएशन में इस इस्लामिक सिचुएशन के आसपास ही ले जाते हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, बहुत बड़ा एग्जांपल है। जैसे उन्होंने एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो उसका नाम क्या दिया? इस्लामिक बॉम्ब। जब उन्होंने अपनी नई कैपिटल बनाई, इससे पहले वो कराची कैपिटल थी पाकिस्तान की, लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद बनाया गया। तो इस्लामाबाद का नाम उन्होंने इस्लामाबाद इसीलिए रखा कि पूरी दुनिया का पॉइंट यहाँ पर रहे, और फिर जब चाहे तब वो यही कहते हैं, मतलब पाकिस्तानी मीडिया में ज़ैद हामिद या फिर उनके जैसे लोग ये कहते रहते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है ना वो इस्लाम का किला है। मतलब ये भूल जाते हैं कि 100 साल पहले वहाँ पर रहने वाले सारे लोग, इंक्लूडिंग ये ज़ैद हामिद और ये सब कुछ हिंदू ही थे। उनको मार कर या फिर कि उनको डरा कर, लालच दे कर उनको कन्वर्ट किया गया है। अब यही होता है क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस, कि वो भूल चुके हैं। अरब कंट्रीज के साथ खुद को रिलेट करते हैं, वही अरब कंट्रीज जो आपको दूसरे कक्ष का नागरिक काउंट करता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। हिंदुस्तान झूठ बोले दुनिया सच समझती है, मैं सच का प्रचार करूं मगर मैं झूठा और मैं दहशतगर्द। ये डिफरेंस क्यों है सर? देखिए डिफरेंस बड़ा वाज़ेह है अदनान। भारत की बात को सच इसलिए माना जाता है और पाकिस्तान की बात को झूठ या प्रोपेगेंडा इसलिए माना जाता है कि भारत की मैशत मजबूत है, भारत आबादी के लिहाज से दुनिया के हमसे बड़ा मुल्क है
भारत के अमेरिका के साथ और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हमसे ज्यादा बेहतर ताल्लुकात हो गए। यानी पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम का चैंपियन हम नहीं वो उस तरह पेनिट्रेट कर सके जिस तरह वो मिडिल ईस्ट के अंदर यूएई के साथ, सऊदी अरब और बाकी मुल्कों के साथ पेनिट्रेट कर चुका है। जितने उसके लोग इस वक्त मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं लेबर के तौर पे पाकिस्तान के यानी पाकिस्तानी इतने वहां पे मौजूद नहीं है, तो उसका तो एक पूरा एक तनाजुर है कि वो किस तरह उसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाई, इसीलिए दुनिया उसकी बात को मान लेती है। अदनान जी सर बोल लीजिए, जनरल साहब बोल लीजिए। जितनी भी बातें अमीर अब्बास ने की हैं वो सारी दुरुस्त हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि दुनिया ने तो जो करना वो करेगी और करती है। हमने कलभूषण पकड़ा था, क्या हमने वो इस्तेमाल किया? दुनिया को बताने की कोशिश की कि जनाब ये है भारत का चेहरा, ये दहशतगर्दी करवाते हैं, ये उसकी सारी कहानियां जो उसने किए, जो वाकयात जिनका वो बताता है, मैरान बेस का वाकया है, बलूचिस्तान में है, पैसे दिए, क्या ये दुनिया के सामने हमने प्रचार किया? जो पिछला दौर था उसमें तो कलभूषण का नाम नहीं किसी ने लिया। वो सर 2 साल तो अब भी हो गए ना जनरल साहब, 2 साल तो अब भी हो गए हैं, क्या किया? 2 साल से तो अभी भी उठा के रखा हुआ है सर। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत बड़ी जबरदस्त है, लेकिन पहले तो जिक्र था ही कोई नहीं इसका यार। आपके वजीर आज़म जाते हैं, बड़ी जबरदस्त वो यूनाइटेड स्टेट्स में जनरल असेंबली का एड्रेस करते हैं, उनको लिख के एक पेज दिया जाता है फॉरेन ऑफिस के जरिए कि जनाब ये कलभूषण का तकरीर में ये शामिल कर लीजिए, आपने बात करनी। वहां जाके वो उस पेज को उठा के एक तरफ फेंक दे। वो तो हमारा कबूतर चला जाए तो वो उसके ऊपर एक तूफान खड़ा कर देते दुनिया में। आपके पास उनका एक सर्विंग नेवी का ऑफिसर मौजूद है जो जासूसी के लिए आया था। आपको चाहिए था कि आप ड्रम बीटिंग करें। आपको कोई अगर आपको सोने का भी ढोल बजाना है ना अदनान हैदर साहब, तो सोने का ढोल पीटे। एस्पिनोज होता रहता है, ये होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा और सारी उम्र होता रहेगा। दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। देखिए कबल इसके कि मैं आपका ये सवाल एड्रेस करूं, मैं एक चीज और आपको बताऊं। जी सर। जो बॉम्बे का वाकया था, जब आपके लीडर आपके अपने आप को पहले खुद ही मुजरिम बना के तो पेश कर दें। मियां साहब थे श्रीलंका में, वहां से टेलीफोन किया मोदी को, कहा मैं जाके करूंगा इसकी तहकीकात। अभी तो मोदी ने इल्जाम ही नहीं लगाया था आपके, और फिर आके FIR दर्ज करा दी आपने और फिर तहकीकात खुल गई। अगर आपका वजीर आजम ये कहे कि क्या हमें बॉम्बे में ये लोग भेजने चाहिए थे, और ये स्टेटमेंट उनके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलाई गई, वहां रेफर की गई। आप इसको यूं सोचें कि अगर आपका डिफेंस मौजूद है और जेन्युइन डिफेंस है, आपका फॉरेन ऑफिस ये कर सकता है, लेकिन फॉरेन ऑफिस के हाथों पांव काट दिए जाएं और खुद मुल्क का वजीर आजम ये कार्रवाइयां शुरू कर दे और इस तरह के इल्जाम अपने ऊपर ले ले, तो आप किधर जाएंगे? नहीं सर, मेरा पिछला सवाल भी इसी से रिलेटेड है सर। क्या हम जानबूझ के करते हैं कि हमारे दिल में मोहब्बत जाग जाती है, या हम उनके कहने पे करते हैं? अगर उनकी देखिए सर, अगर मैं दुश्मन के फायदे का काम कर रहा हूं तो ये इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसका एजेंट हूं ना सर। एजेंट की डेफिनेशन ये भी होती है। तो वी ऑल आर एजेंट्स, कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं सर। जनरल साहब आपके भी हो सकती है आपकी। जी जनरल साहब बोले। उनकी जी आपकी गलत पॉलिसी हो सकती है, आपकी गलत सोच हो सकती है, और उसका फायदा दुश्मन उठाएगा। अब चीज ये है कि ये जो आपने काम कर दिया या उनको एक लेवरेज दे दी, क्या हम शुरू में ही ये नहीं कह सकते थे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम नहीं जाएंगे, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है? ये स्टांस तो लेते ये। मीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखें आपको ये पता है, आप ये अपने ध्यान में रखिए, एक सेकेंड आप ध्यान में रखिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन के बाकी अदारों की तरह ही है, जहां पे मुनाफकत चलती है, जहां पे आपका असर रसूख चलता है और आपका जज कोई नहीं वहां पे। तो इन हालात में अगर आप अपने आप को देखते, आप पहले कह सकते थे कि जनाब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं जाएंगे, ये आम केस नहीं है, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का केस है, हमारे 70,000 लोग मारे गए थे इसमें, हम कैसे इसको इजाजत दें? लेकिन आपने तो जाके वहां भुगता। देखें जी, जब हम बात करते हैं ना एस्पियोनाज की, आपने कहा कि कुलभूषण के साथ बड़ा प्यार का सलूक और ये वो, देखें एक तो आपने बिल्कुल एक अच्छा सलूक रखना है, और लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको याद होगा कि इन्हीं दिनों में इंडियन रॉ एजेंट्स या इनकी जो एजेंसी है, इन्होंने हमारा एक एक्स आर्मी ऑफिसर थ्रू फॉल्स प्रिटेंसेस इनको नेपाल बुलाया, नेपाल बुला के रॉ ने उसको अरेस्ट कर लिया।
on espionage and other subversive activities. अब बात यह है कि हमारे भी जो एजेंट्स हैं वो पकड़े जाते हैं, उनके भी एजेंट्स पकड़े जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर होता है। और आपको सबसे बड़ा 50s के अंदर आपको याद होगा वो किम फिल्बी अफेयर जो डबल एजेंट निकला था ब्रिटेन का। आपकी अपनी पाकिस्तान एम्बेसी, ये शायद लोगों को नहीं पता कि आपकी अपनी एम्बेसी लाउंज स्क्वायर के अंदर जब वो रेनोवेशंस हो रही थी, वहाँ बगिंग डिवाइस निकले थे। अब वो किसने लगाए थे? देखें, बात यह एस्पियोनाज हर जगह होती है, लेकिन हमने भी उसको एक अपना इसकी एक अपनी एस्पियोनाज की एक अपनी डिप्लोमेसी होती है कि आपने देखना है कि उसने उसको पकड़ा हुआ है, हमने इसको पकड़ा हुआ है, और इस तरह के जो एजेंट्स हैं आपको ये अपनी एक गेम खेलनी पड़ती है। और इसके अंदर ये जो मीडिया के अंदर आ जाता है, मीर साहब, लेकिन एक बात तो सर मान लेना, जो बार बार तज़किरा अमीर अब्बास और जनरल साहब कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस केस को ठीक तौर पे हैंडल नहीं किया। सर, हम पहले कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाते हैं, जाना ही नहीं चाहिए था, फिर हम चले जाते हैं, हम एड हॉक जज नहीं लगाते, कोई पूछने वाला ही नहीं सर इस मुल्क के अंदर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना वाज अ हिमाकत, वाज अ स्टूपिड थिंग। दिस इज नथिंग टू डू विद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दिस इज अ प्योर केस ऑफ एस्पियोनाज। एक ये कि मीर साहब भी कह रहे हैं कि हिमाकत थी जाना, जब गए थे तब CNN और BBC के लोग भी हैरान थे कि क्यों पाकिस्तान चला गया। इंटरनेशनल मीडिया इस पे हैरान था सर, कॉलम लिखे गए। क्या इस बहुत बड़ी नेग्लिजेंस पे सजा नहीं बनती? अगर नहीं देंगे सजा तो अगले हर वजीर आजम, हर फॉरेन मिनिस्टर यही हरकतें करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस मुल्क में कुछ नहीं होता सर। भाई ये तो कॉम्प्रोमाइज है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसने कहा दुनिया को कब इंसाफ दिया है? पहले इसका पलड़ा जो है वो तो उन ममालिक की तरफ है जो ममालिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की फंडिंग करते हैं, जो चलाते हैं इसको। एक साबिक DGI साहब ने यह बात कही कि हमसे ज्यादा नवाज शरीफ साहब भारत की बातों पर एतबार। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप पूछें जनरल अमजद शुएब साहब, आपके प्रोग्राम में बैठे हुए, कि मैं गलत कह रहा हूं कि ठीक कह रहा हूं। जी जनरल साहब, मैं ये कह रहा हूं कि यही होता रहा है। यानी जब भारत ने कहा कि पठानकोट का काम हमने कराया किया, हमारे पर इल्जाम लगा, तो यहां DGI ने प्राइम मिनिस्टर को वाज़े बताया कि हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन मियां साहब इस पे यकीन करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, जब तक मैं इंक्वायरी नहीं कर लूंगा मैं नहीं छोड़ूंगा। और इंक्वायरी भी उन्होंने कहा कि मैं ISI से नहीं करवाऊंगा, मैंने इंक्वायरी करवानी IB से। वो फिर ISI नहीं मानी, उन्होंने कहा जॉइंट इंक्वायरी। ये तो हालत। हम जरा फ्रंट फुट पे आ गए। शाह महमूद साहब भी बोलते हैं, फॉरेन ऑफिस भी बयान देता है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बात करते हैं। लेकिन सवाल यह कि हिंदुस्तान अब उससे आगे निकल चुका है सर। हिंदुस्तान तो बोलता तो है ही है, बट वो एक्शन करता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे ड्रोन भेजता है और हर तीसरे हफ्ते भेज रहा होता है। चाइना के साथ वो ये कर, भाई वो एक्शन करता है, हम कहते हैं कि हम तैयार हैं रिस्पांस देने के लिए। उसने 335 खत्म कर दिया, हम कह रहे हैं कि हम रिस्पांस करने के लिए तैयार हैं। तो क्या हम सिर्फ रिस्पांस करने के लिए तैयार रहेंगे? कभी हम फ्रंट फुट पे नहीं जाएंगे सर एक्शन में? ये चीजें जो हैं इनका फायदा कोई नहीं। हमें एक जो तनाजा है उसको हल करना है, और ये वायलेशन से कभी हल नहीं होगा। इंडिया हमेशा कहता है कि पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, जिसको रोकने के लिए हम ये फायरिंग करते हैं। वहां लॉन्च पैड है जी, उन पे फायरिंग करते हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि जनाब ना इधर कोई लॉन्च पैड है, ना इधर से कोई इन्फिल्ट्रेट करता है, आप यूनाइटेड नेशन से चेक करवा रहे हैं, जिससे भी करवाना चाहते हैं करवाएं। फिर जब ये इनको 2 साल की वहां पे इन्होंने ये नॉन परमानेंट सीट के ऊपर दे दिया, क्यों नहीं पाकिस्तान बाबेला मचाता है कि जनाब इन्होंने ये कोई भी यूनाइटेड नेशन का काम ये नहीं करते, मानते नहीं, उनकी ना करारदादें इन्होंने मानी हुई हैं, और यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वरों को उन्होंने कैद करके रखा हुआ पीछे, इनको मेंबरशिप आप दे रहे हैं। भाई ये तो प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान को इस पे एक्टिवली काम करना